डियर स्टूडेंट, आज की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। हम न्याय की अवधारणा पढ़ रहे थे और न्याय की अवधारणा के अंतर्गत हमने सर्वप्रथम इस न्याय की अवधारणा के अंतर्गत आने वाले सभी बिंदुओं की चर्चा की थी, जिसके अंदर हमने देखा था कि न्याय की अवधारणा के अंदर हम जो है पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन में न्याय, फिर भारतीय राजनीतिक चिंतन में न्याय और न्याय के विविध रूपों के बारे में चर्चा करने वाले थे। और इसके अंदर पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन में जो है उसको हमने 3 भागों में बांटा था। प्राचीन काल में न्याय की अवधारणा, मध्य काल में न्याय की अवधारणा और आधुनिक काल में न्याय की अवधारणा। और उसके अंतर्गत पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन के अंतर्गत हमने प्लेटो के अनुसार न्याय की अवधारणा को जो है वो पिछली कक्षा के अंदर पढ़ लिया था। आज की कक्षा के अंदर हम अरस्तु के अनुसार न्याय की अवधारणा को देखेंगे, साथ साथ में मध्यकाल में न्याय की अवधारणा किस प्रकार की रही है और ईसाई विचारकों में संत ऑगस्टाइन और थॉमस एक्विनास के विचारों को हम देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का अपना टॉपिक है अरस्तु के अनुसार न्याय की अवधारणा। अरस्तु के अनुसार प्राचीन काल में पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन के अंतर्गत हम न्याय की अवधारणा पढ़ रहे हैं और उसके अंतर्गत हमने प्लेटो के अनुसार न्याय की अवधारणा को पढ़ लिया था। आज हम पढ़ने वाले हैं अरस्तु के अनुसार न्याय की अवधारणा। तो चलिए शुरू करते हैं। अरस्तु जो थे वो प्लेटो के शिष्य थे। ये आपको ध्यान होना चाहिए कि प्लेटो जो है वो अरस्तु के गुरु हैं। अरस्तु कौन थे? तो अरस्तु जो है वो प्लेटो के शिष्य थे और इन्होंने जो न्याय की अवधारणा दी है, जैसा कि हम जानते हैं कि प्लेटो के अनुसार न्याय क्या था? अपना निर्दिष्ट कार्य करते रहना और दूसरों के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करना, वही क्या है? न्याय है। जबकि प्लेटो के अनुसार न्याय क्या है? मानवीय संबंधों का नियमन। प्लेटो के अनुसार न्याय क्या है? मानवीय संबंधों का नियमन। मानव के जो आपसी संबंध है उसका रेगुलेशन करना, मानवीय संबंधों का नियमन। उससे जुड़ी हुई एक शब्द, एक लाइन के अंदर अगर हम अरस्तु के न्याय की अवधारणा को समझना चाहे तो उसका अर्थ होगा, अरस्तु के अनुसार न्याय का अर्थ होगा मानवीय संबंधों का नियमन। और जैसा कि हम जानते हैं प्लेटो के अनुसार न्याय की जो अवधारणा थी वो नैतिक न्याय था, जिसके अंतर्गत चाहिए वाली बात होती थी कि ऐसा करना चाहिए, ऐसा हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, इस प्रकार की बातें होती थी। इसलिए वहां किसी भी प्रकार के अगर व्यक्ति इस प्रकार का कार्य नहीं करता था तो दंड का विधान नहीं था। लेकिन अरस्तु का न्याय जो है वो नैतिक न्याय नहीं है। प्यारे विद्यार्थियों, अरस्तु का न्याय जो है वो कानूनी न्याय है, अर्थात अगर कोई व्यक्ति जो है वो अपराध करेगा तो उसके लिए दंड का प्रावधान भी इसमें दिया हुआ है। इसलिए अगर प्लेटो और अरस्तु के न्याय के अंदर बड़ा डिफरेंस देखने की बात देखें तो सबसे पहला यही आएगा कि अरस्तु का न्याय जो है वो कानूनी न्याय है, जबकि प्लेटो का न्याय जो है वो नैतिक न्याय था। ठीक है, तो ये हमने समझ लिया है। अब आगे देखते हैं। अरस्तु ने भी न्याय के 2 प्रकार बताए हैं। अरस्तु भी न्याय के 2 प्रकारों की चर्चा करता है। प्लेटो भी न्याय के 2 प्रकारों की चर्चा करता है, जो कि हमने पिछली क्लास में पढ़ लिया था। प्लेटो ने भी न्याय के 2 प्रकार बताए थे, एक था व्यक्तिगत न्याय और दूसरा है सामाजिक न्याय। और उसी के शिष्य जो है अरस्तु भी 2 प्रकार के न्यायों की बात करते हैं, और वो न्याय कौन कौन से हैं? पहला है वितरणात्मक न्याय। पहला न्याय का नाम क्या है? अरस्तु के अनुसार न्याय का नाम क्या है? वितरणात्मक न्याय। और दूसरा न्याय का नाम क्या है? सुधारात्मक न्याय। पहला वितरणात्मक न्याय और दूसरा है सुधारात्मक न्याय। ठीक है, तो अब हम दोनों प्रकार के न्यायों की चर्चा करेंगे और उसको समझने का प्रयास करेंगे कि इन दोनों न्यायों में क्या फर्क है, वितरणात्मक न्याय किसको कहेंगे और सुधारात्मक न्याय किसको कहेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं वितरणात्मक न्याय। सबसे पहले अपन देखेंगे वितरणात्मक न्याय क्या होता है। वितरणात्मक न्याय ये क्या चीज है? अरस्तु के अनुसार वितरणात्मक न्याय क्या है? इस न्याय के अनुसार पद, प्रतिष्ठा, धन, संपदा, शक्ति, राजनीतिक अधिकारों
का वितरण व्यक्ति की योग्यता और राज्य के प्रति की गई सेवा के अनुसार करना। अरस्तु क्या कह रहे हैं? वितरणात्मक न्याय का मतलब यह है कि व्यक्ति को पद, प्रतिष्ठा, धन, संपदा, शक्ति, राजनीतिक अधिकार, ये बहुत सारी चीजें व्यक्ति को किस अनुपात में मिलेगी? उसको योग्यता के अनुपात में। जितनी ज्यादा योग्यता होगी उसकी, और जितनी ज्यादा उसकी योग्यता होगी, उस योग्यता के अनुपात में उसको पद, प्रतिष्ठा, धन, संपदा, शक्ति, राजनीतिक अधिकार प्राप्त होंगे। अगर किसी व्यक्ति की योग्यता कम है तो उसको उसके अनुसार पद प्राप्त होगा, अगर उसको उसकी योग्यता ज़्यादा है तो उसको उसी के अनुसार में पद प्राप्त होगा। ठीक है, और अन्य सभी बातें। तो इस वितरणात्मक न्याय की जो मूल बात यही है कि जितने भी पद, प्रतिष्ठा, धन, संपदा, शक्ति और राजनीतिक अधिकार, इन सभी का वितरण बांटे जाएंगे किसके द्वारा? राज्य के द्वारा। राज्य के द्वारा ये सब वितरित किए जाएंगे, लेकिन किस आधार पर वितरित किए जाएंगे? ये सभी व्यक्ति की योग्यता के अनुपात में वितरित किए जाएंगे कि जिसकी ज्यादा योग्यता होगी उसको ज्यादा मिलेंगे, जिसकी योग्यता कम होगी उसको कम मिलेंगे। और दूसरा आधार क्या होगा? उसके द्वारा राज्य के प्रति की गई सेवा के अनुसार करना। राज्य के प्रति हम क्या क्या सेवाएं कर रहे हैं, राज्य के प्रति हम जो सेवाएं कर रहे हैं उसके अनुपात में हमको वो अधिकार, पद, प्रतिष्ठा, धन, संपदा मिलेंगे। तो वितरणात्मक न्याय का मतलब यही है कि यह सबको बराबर नहीं मिलेगा। यह सब, इसमें जो भी वितरित किया जाएगा, राज्य के द्वारा जो भी प्रदान किया जाएगा, वो सबको बराबर नहीं मिलेगा, वो असमान होगा। ठीक है ना? वो किस आधार पर होगा? योग्यता के आधार पर। और राज्य के प्रति व्यक्ति के द्वारा कौन कौन सी सेवाएं की गई है, कौन से कार्य किए गए, उस अनुपात में व्यक्ति को वितरित किए जाएंगे। ऐसा अरस्तु के अनुसार वितरणात्मक न्याय का मतलब होता है। वितरणात्मक न्याय को और आगे अपन समझ लेते हैं। वितरणात्मक न्याय में इसमें क्या है, और जो बात है, महत्वपूर्ण बात है, वो ये है वितरणात्मक न्याय की कि इसके अंतर्गत सबको बराबर हिस्सा न मिल करके, इसमें सबको बराबर हिस्सा नहीं मिलेगा, ये ध्यान रखना है आपको। वितरणात्मक न्याय के अंदर सबको बराबर हिस्सा नहीं मिलेगा, बल्कि उसकी योग्यता के अनुसार हिस्सा मिलना चाहिए। योग्यता के अनुसार और उसके द्वारा राज्य के प्रति की गई सेवाओं के आधार पर उसको हिस्सा मिलेगा, सबको बराबर हिस्सा नहीं मिलेगा। और इसी को अरस्तु जो है वो रेखा गणितीय अनुपात कहते हैं। ये याद रखना है आपको कि अरस्तु यहाँ पर जो वितरण करने की बात कर रहे हैं, चाहे वो पद, प्रतिष्ठा, धन, संपदा, शक्ति, राजनीतिक अधिकार, उन सब का वितरण योग्यता के अनुपात में करना चाहते हैं, व्यक्ति द्वारा राज्य के प्रति की सेवा के आधार पर करना चाहते हैं। और यह सबको बराबर नहीं मिलेगा, बल्कि उसकी योग्यता और उसके द्वारा दी गई सेवाओं के आधार पर मिलेगा। और उसके लिए वो कौन सा शब्द काम में लेते हैं? रेखा गणितीय अनुपात में वितरण करने की बात करते हैं। ठीक है, और इस प्रकार यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन निकल करके आती है कि वितरणात्मक न्याय के द्वारा अरस्तु जो है वो आनुपातिक समानता की बात कर रहे हैं। सबको बराबर नहीं मिल रहा है, ठीक है ना? सबको बराबर नहीं मिल रहा है। जिस आनुपातिक समानता की बात कर रहे हैं, सबको बराबर मिल रहा होगा मतलब सब समानता होती, लेकिन यहां पर आनुपातिक समानता की बात कर रहे हैं। इसका मतलब यही है कि व्यक्ति का योगदान कितना है, उसकी योग्यता कितनी है, उस अनुपात में मिलेगा, सबको बराबर नहीं मिलेगा। जिसकी ज्यादा योग्यता है उसको ज्यादा मिलेगा, कम योग्यता है उसको कम मिलेगा। ठीक है, तो यह है आनुपातिक समानता। तो वितरणात्मक न्याय अब आपके क्लियर हो चुका होगा। वितरणात्मक न्याय के अंतर्गत पद, प्रतिष्ठा, धन, संपदा, शक्ति और राजनीतिक अधिकारों का वितरण व्यक्ति की योग्यता और राज्य के प्रति उसके की गई सेवा के अनुसार वितरित किया जाएगा। और इसमें सबको बराबर हिस्सा नहीं मिलेगा, बल्कि सबको अलग अलग हिस्सा मिलेगा, वो भी उनकी योग्यता और राज्य के प्रति की गई सेवाओं के आधार पर। इसको हम रेखा गणितीय अनुपात भी कहते हैं। और इसके साथ साथ में ये भी ध्यान रखना है कि अरस्तु ने इसके लिए आनुपातिक समानता शब्द का प्रयोग किया है। आनुपातिक समानता, प्रोपोर्शनेट इक्वलिटी की बात करते हैं। तो इस प्रकार वितरणात्मक न्याय आपको समझ में आ गया होगा। अब हम पढ़ते हैं अरस्तु के अनुसार सुधारात्मक न्याय की बात करते हैं। सुधारात्मक न्याय, तो चलिए अब आगे शुरू करते हैं। सुधारात्मक न्याय। सुधारात्मक न्याय जैसे कि आप देख रहे हैं इस
सुधारात्मक इस शब्द से ही मालूम पड़ता है कि इसमें किसी न किसी प्रकार के सुधारने की बात की जा रही है, इसमें किसी न किसी प्रकार से सुधारने की बात की जा रही है। तो चलिए इसको देखते हैं क्या है ये। इसमें जो बात की जा रही है उसको समझिए, इस चीज़ को समझने का प्रयास कीजिए कि हमको जो वितरणात्मक न्याय था, जो हमारा वितरणात्मक न्याय था, और उस वितरणात्मक न्याय के द्वारा हमें जो जो चीज़ें प्राप्त होती है, वितरणात्मक न्याय के द्वारा, ये वितरणात्मक न्याय था, इसके द्वारा हमें पद मिल रहा था, प्रतिष्ठा मिल रही थी, धन संपदा शक्ति राजनीतिक अधिकार, ये सब अपन को मिल रहे थे, ठीक है ना। किसके अनुपात में? योग्यता के अनुपात में, हमारी जो योग्यता है उसके अनुसार हमको मिल रहे थे, और साथ में हम राज्य के प्रति जो सेवाएं कर रहे हैं उसके आधार पर हमको ये मिल रहे थे। अब क्या होगा, जब ये हमको प्राप्त हो गए तो कुछ समाज में कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो किसी दूसरे व्यक्ति की चीज़ों को छीनने का प्रयास करते हैं, दूसरे व्यक्ति की पद प्रतिष्ठा धन संपदा इनको नुकसान पहुंचाने की भी कोशिश करते हैं। तो अरस्तु कहता है, अरस्तु ये कहते हैं कि सुधारात्मक न्याय के अंदर क्या होगा, ये जो वितरणात्मक न्याय के द्वारा हमें जो चीजें प्राप्त हो गई थी, इनकी रक्षा करना, इनकी क्या करना? सुरक्षा करना, ठीक है, इनकी क्या करना? सुरक्षा करना। और साथ में इन सुरक्षा के साथ साथ में हमको क्या करना? जो व्यक्ति इन अधिकारों का, ये जो पद प्रतिष्ठा धन संपदा शक्ति राजनीतिक अधिकार अपन को प्राप्त हो गए थे, अगर कोई व्यक्ति इनका हनन करता है, इनको छीनने का प्रयास करता है, इनको कम करने का प्रयास करता है, तो राज्य के द्वारा इसको रोका जाएगा और ऐसे व्यक्तियों को दंडित किया जाएगा। देखिए यहां पर अरस्तु और प्लेटो में फर्क नजर आएगा आपको। अरस्तु जो है यहां दंड देने की बात कर रहा है, अगर कोई व्यक्ति जो है वो दूसरे के अधिकारों के छीनने का प्रयास करता है, पद प्रतिष्ठा धन संपदा राजनीतिक अधिकारों में हस्तक्षेप करता है, तो यहां पर अरस्तु जो है वो उसको दंडित करने की भी बात कर रहे हैं, जो ये प्लेटो के विचारों में नहीं था। प्लेटो सिर्फ चाहिए की बात कर रहे थे कि ऐसा हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, लेकिन हस्तक्षेप करता है तो उसके बाद में दंडित करने की का प्रावधान जो है वो प्लेटो ने नहीं किया था। जबकि अरस्तु ये कह रहे हैं कि आपको जो वितरणात्मक न्याय के द्वारा पद प्रतिष्ठा धन संपदा शक्ति राजनीतिक अधिकार प्राप्त होंगे, उन अधिकारों की रक्षा करना, और साथ साथ में जो व्यक्ति इनका हनन करता है उन हनन करने से रोकना और हनन करने वालों को दंडित करना। सीधा सीधा स्पष्ट शब्दों में लिखा हुआ है, ऐसे हनन करने वालों को क्या किया जाएगा? राज्य के द्वारा दंडित किया जाएगा, उनको सुधारा जाएगा। देखिए इंपॉर्टेंट बात आ जा रही है, सुधारा जाएगा, उनको सुधारा जाएगा, दंडित करके सुधारा जाएगा। कैसे लोगों को दंडित करके सुधारा जाएगा? सुधारात्मक न्याय के अंदर जो वितरणात्मक न्याय के द्वारा व्यक्ति को जो अधिकार मिले हैं, उन अधिकारों को अगर छीनने का प्रयास करेगा तो राज्य के द्वारा ऐसे व्यक्तियों को दंडित किया जाएगा और उनको सुधारा जाएगा। तो इस प्रकार आपने अरस्तु के न्याय को समझ लिया है। अरस्तु जो है वो प्लेटो के शिष्य थे और उन्होंने मानवीय संबंधों के नियमन की बात की है। मानव के आपस में संबंध जो होते हैं, कई बार समाज के अंदर जैसे संबंध होते हैं, जैसे कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की वस्तु को छीनने का प्रयास करेगा तो उसकी बात की गई है इसमें। तो उसके उसका नियमन करना ही क्या है? न्याय है, ठीक है, ऐसी बात की गई है। और ये न्याय है वो कानूनी न्याय है, क्योंकि इसके अंदर दंड का प्रावधान भी किया गया है। अरस्तु के अनुसार न्याय दो प्रकार का होता है, मैंने आपको बता दिया, वितरणात्मक न्याय और सुधारात्मक न्याय। वितरणात्मक न्याय के अंदर क्या होता है? वितरणात्मक न्याय के अंतर्गत जो है पद प्रतिष्ठा धन संपदा शक्ति राजनीतिक अधिकारों का वितरण व्यक्ति की योग्यता के अनुसार और राज्य के प्रति की गई सेवा के अनुपात में मिलते हैं। इसी को क्या कहा जाता है? वितरणात्मक न्याय। और ये वितरणात्मक न्याय में सबको बराबर हिस्सा नहीं मिल करके कैसे मिलता है? उसकी योग्यता के अनुपात में मिलता है, और इसको हम रेखागणितीय अनुपात भी कहते हैं। योग्यता का अनुपात मिला और इसको हम क्या कहते हैं? रेखागणितीय अनुपात। और इसके अलावा उसने आनुपातिक समानता की भी बात की है कि जितना उसका योगदान होगा उस अनुपात में उसको पद प्रतिष्ठा योगदान मिलेंगी, धन संपदा राजनीतिक अधिकार, ठीक है। और इस सुधारात्मक न्याय में क्या था? जो वितरणात्मक न्याय से अपन को मिल रहा है, जो हमें वितरणात्मक न्याय से मिल रहा है उसकी रक्षा करना, और साथ में अगर कोई व्यक्ति उसको हनन करने का या उसको छीनने का प्रयास करता है तो ऐसे व्यक्तियों को दंडित करना, ये क्या कहलाता है? सुधारात्मक न्याय। तो इस प्रकार ये था प्लेटो का न्याय, अरस्तु का न्याय। और इस प्रकार हमने
पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन के अंतर्गत प्लेटो और अरस्तु के न्याय की चर्चा कर ली है। अब हम आगे देखेंगे मध्यकाल में न्याय की अवधारणा। पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन के अंतर्गत मध्यकाल में न्याय की अवधारणा क्या थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे है मध्यकाल में न्याय की अवधारणा। मध्यकाल में न्याय की अवधारणा को हम पढ़ेंगे। तो मैं आपको बता दूं कि मध्यकाल में जो न्याय की अवधारणा है उसके ऊपर धर्म का प्रभाव रहा है। पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन की अगर हम चर्चा करें और उसमें न्याय की बात करें तो मध्यकाल के अंतर्गत धर्म का प्रभाव और विशेषकर ईसाई धर्म का प्रभाव नजर आता है। और इसीलिए ये दोनों ही विचारक जो है वो ईसाई धर्म से प्रभावित है और इन्होंने जो है वो न्याय के बारे में जो क्या विचार प्रकट किए हैं वो हम देखना है। तो आज पहला देख रहे हैं हम संत ऑगस्टाइन के अनुसार न्याय की अवधारणा। संत ऑगस्टाइन के अनुसार न्याय की अवधारणा और उसके बाद देखेंगे थॉमस एक्विनास के अनुसार न्याय की अवधारणा। संत ऑगस्टाइन के अनुसार न्याय की अवधारणा और थॉमस एक्विनास के अनुसार न्याय की अवधारणा। इन दो मध्ययुगीन राजनीतिक चिंतकों के द्वारा न्याय की अवधारणा क्या दी गई है उसकी हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले देखेंगे संत ऑगस्टाइन के अनुसार न्याय की अवधारणा। चलिए संत ऑगस्टाइन के अनुसार, संत ऑगस्टाइन की अगर बात करें तो उन्होंने एक पुस्तक लिखी है जिसका नाम है द सिटी ऑफ गॉड। ये परीक्षा में पूछी जाती है, द सिटी ऑफ गॉड, ईश्वर का राज्य। द सिटी ऑफ गॉड, ईश्वर का राज्य, ये उनकी पुस्तक है और इसके अंतर्गत ईश्वरीय राज्य का सिद्धांत दिया है। कौन सा सिद्धांत दिया है? ईश्वरीय राज्य का सिद्धांत दिया है। संत ऑगस्टाइन ने अपनी पुस्तक द सिटी ऑफ गॉड के अंदर ईश्वरीय राज्य का विचार या सिद्धांत दिया है और इसने इस पुस्तक के अंतर्गत दो प्रकार के राज्यों की चर्चा की है। संत ऑगस्टाइन ने अपने सिटी ऑफ गॉड नामक पुस्तक के अंतर्गत दो प्रकार के राज्यों की चर्चा की है। पहला है ईश्वरीय राज्य और दूसरा है लौकिक राज्य। एक जो सांसारिक राज्य जो होता है उसकी चर्चा की है और एक ईश्वरीय राज्य की बात करते हैं। तो आगे वो लिखते हैं, पहले तो इस अपनी पुस्तक लिखते हैं और पुस्तक के अंतर्गत ईश्वरीय राज्य का सिद्धांत देते हैं और दो प्रकार के राज्यों की चर्चा करते हैं। एक होता है ईश्वरीय राज्य और दूसरा है लौकिक या सांसारिक राज्य। और आगे वो न्याय को समझाते हुए लिखते हैं कि उनके अनुसार न्याय क्या है। उनके अनुसार न्याय क्या है? उनके अनुसार न्याय क्या है? व्यक्ति के द्वारा ईश्वरीय राज्य के प्रति, किसके राज्य के प्रति? ईश्वरीय राज्य के प्रति कर्तव्य पालन ही न्याय है। व्यक्ति को सांसारिक राज्य से इतना मोह नहीं रखना चाहिए, बल्कि किसकी चिंता करनी चाहिए? उसको ईश्वरीय राज्य की चर्चा करनी, चिंतन करना चाहिए कि ईश्वरीय राज्य के प्रति मेरे क्या कर्तव्य है और उसके कर्तव्यों का, उन कर्तव्यों का पालन करना ही न्याय है। संत ऑगस्टाइन के अनुसार न्याय क्या है? ईश्वरीय राज्य के प्रति कर्तव्यों का पालन करना ही न्याय है। और वो आगे लिखते हैं, बहुत ही बढ़िया कोटेशन लिखते हैं और ये कई बार परीक्षा में पूछा भी जाता है कि ये कथन किसका है, तो आपको याद रखना चाहिए। वे आगे लिखते हैं कि जिन राज्यों में न्याय विद्यमान नहीं है वे केवल क्या है? चोर उचक्कों की खरीद फरोख्त है। जिन राज्यों के अंदर न्याय नहीं होता है, अर्थात जिन राज्यों में ईश्वरीय राज्य के प्रति कर्तव्यों का पालन नहीं किया जाता है, ठीक है ना, जिस राज्य के अंतर्गत लोग जो है वो ईश्वरीय राज्य के प्रति कर्तव्यों का पालन नहीं करते हैं, वो राज्य चोर उचक्कों की खरीद फरोख्त है। ठीक है ना, तो ये कोटेशन आपको याद रखना है कि जिन राज्यों में न्याय विद्यमान नहीं है वो केवल चोर उचक्कों की खरीद फरोख्त है, ऐसा मानते हैं संत ऑगस्टाइन। तो संत ऑगस्टाइन के अनुसार न्याय क्या है? द सिटी ऑफ गॉड उन्होंने पुस्तक लिखी, उसमें ईश्वरीय राज्य की बात का सिद्धांत दिया और उसमें दो प्रकार के राज्यों की चर्चा की। एक था ईश्वरीय राज्य और दूसरा लौकिक या सांसारिक राज्य। और उनके अनुसार न्याय क्या है? ईश्वरीय राज्य के प्रति कर्तव्यों का पालन करना ही न्याय है। और वो आगे लिखते हैं कि जिन राज्यों के अंतर्गत न्याय विद्यमान नहीं है वे केवल चोर उचक्कों की खरीद फरोख्त है। तो अब आगे देखते हैं थॉमस एक्विनास के अनुसार न्याय की अवधारणा। थॉमस एक्विनास के अनुसार न्याय क्या है वो अपन देख लेते हैं। थॉमस एक्विनास के अनुसार न्याय क्या है ये अपन पढ़ना है। थॉमस एक्विनास के अनुसार क्या है न्याय? तो ये है
न्याय है उनके अनुसार एक व्यवस्थित और अनुशासित जीवन व्यतीत करना, एक व्यवस्थित और अनुशासित जीवन व्यतीत करना और उन कर्तव्यों का पालन करना जिनकी व्यवस्था मांग करती है। जो कोई राजनीतिक व्यवस्था, प्रत्येक देश की एक राजनीतिक व्यवस्था होती है और उस राजनीतिक व्यवस्था जो है अपने नागरिकों से कुछ डिमांड करती है, कुछ मांग करती है और वो मांग करती है कि अनुशासित व्यक्ति जो है वो अनुशासित जीवन जिए और राज्य के प्रति कर्तव्यों का पालन करें। तो थॉमस एक्विनास के अनुसार न्याय यही है कि व्यवस्थित अनुशासित जीवन जीना और राज्य के प्रति उन कर्तव्यों का पालन करना जिनकी राज्य व्यक्ति से या नागरिक से मांग करता है। थॉमस एक्विनास के अनुसार, थॉमस एक्विनास जो है वो बहुत महत्वपूर्ण एक बात कहते हैं, वो आपको ध्यान रखनी चाहिए कि थॉमस एक्विनास जो है वो समानता को न्याय का मौलिक तत्व मानते हैं। समानता जो है वो न्याय का मौलिक तत्व है, ये समानता पर सबसे ज़्यादा फोकस करते हैं। ये बात भी आपको याद रखनी है। तो इस प्रकार मध्यकाल में न्याय की अवधारणा जो है वो मूल रूप से जो है वो धर्म से प्रभावित है, ईसाई धर्म से प्रभावित है और उसमें संत ऑगस्टाइन के अनुसार न्याय और थॉमस एक्विनास के अनुसार ये न्याय अपन ने पढ़ लिया है। एक बार पुनः देख लेते हैं। संत ऑगस्टाइन के अनुसार न्याय क्या है? संत ऑगस्टाइन के अनुसार न्याय है कि व्यक्ति को जो है ईश्वरीय राज्य के प्रति कर्तव्यों का पालन करना चाहिए और उन्होंने अपनी एक पुस्तक भी लिखी, द सिटी ऑफ गॉड, जिसमें ईश्वरीय राज्य का सिद्धांत दिया और कहा कि ईश्वरीय राज्य के प्रति कर्तव्यों का पालन करना ही न्याय है। और वो आगे लिखते हैं कि जिन राज्यों के अंतर्गत न्याय विद्यमान नहीं है वो चोर उच्चकों की खरीद फरोख्त के जैसा है या समान है। ठीक है। और फिर थॉमस एक्विनास के अनुसार न्याय क्या है? तो न्याय एक व्यवस्थित और अनुशासित जीवन व्यतीत करना और उन कर्तव्यों का पालन करना है जिनकी व्यवस्था मांग करता है। और सबसे महत्वपूर्ण तत्व समानता का मौलिक तत्व क्या है? न्याय का मौलिक तत्व क्या है? समानता। समानता को न्याय का मौलिक तत्व किसने माना है? थॉमस एक्विनास ने। ये तो आज के लिए अपना टॉपिक पूरा हो चुका है और आगे अपन एक सुविचार के रूप में गीता का एक श्लोक और लेंगे और उसके साथ में हम जो है वो आज के क्लास को ख़त्म करेंगे। तो गीता का एक श्लोक पढ़ेंगे साथ में। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भो मा ते संगोस्त्व कर्मणि। ये श्रीमद् भगवद गीता जो हमारे धर्म ग्रंथ है और उसके अंतर्गत ये श्लोक दिया हुआ है। गीता के अंदर कुल 18 अध्याय है और उसके अंतर्गत जो दूसरा अध्याय है उस दूसरे अध्याय चैप्टर 2 का वर्ष का मतलब होता है श्लोक नंबर और ये 47वां श्लोक है और उसमें कहा गया है